सरकारी आंकड़े हैं। सरकार का एक लेबर ब्यूरो ऑफिस होता है जो शिमला में है, और उस लेबर ब्यूरो जो केंद्र सरकार की संस्था है, उस लेबर ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2014 और 2023 के बीच में श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर हो गई है। यानी कि रियल वेज रेट श्रमिकों का बढ़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रहा है 2014 और 2023 के बीच में। खास तौर से मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है, यानी कि रियल वेज जो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया जाता है, वो मजदूरी दर, उसमें कटौती हुआ। तो पिछले 10 साल में मजदूरी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। और दूसरी बात, ये भी सरकारी आंकड़े हैं। ये सब आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रकाशित आंकड़े हैं, सरकारी संस्थाओं के आंकड़े हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, यानी कि 2004 और 2014 के बीच में, खास तौर से खेत मजदूर को अगर आप देखें, वास्तविक मजदूरी दर खेत मजदूरों के लिए हर साल 6.8% की बढ़ोतरी हुई थी। पर पिछले 10 साल में खेत मजदूरों के लिए मजदूरी जो दर है, हर साल 1.8% गिरा है। यानी कि संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर, कि श्रमिकों पर भारी अन्याय हुआ है पिछले 10 साल में। कानून बदले गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ा है, मजदूरी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। और इसीलिए हमारे जो गारंटियां हैं, जो हमारे न्याय पत्र में श्रमिक न्याय को लेकर हमने 5 गारंटियां दी हैं, वो विशेष महत्व रखता है। और मैं समझता हूं ये इस न्याय पत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा विषय जो मैं आज लेना चाहता हूं, ये आप देखे होंगे पिछले 2 दिन से राहुल गांधी जी जहां कहीं भाषण दे रहे हैं, इस किताब को दिखा रहे हैं। इस किताब की कॉपी मैंने अभी अभी मंगाई है, आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो ये किताब जो है हमारा संविधान है, पॉकेट साइज एडिशन है, आपके बैग में आप डालकर हमेशा आपके साथ रख सकते हैं। और राहुल जी ने इसका हमेशा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है। और जैसा कि हम पहले से कह के आ रहे हैं कि 400 पार का असली मकसद ये है कि ये संविधान को बदलने का अधिकार हमें मिले। पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने कहा, बाद में कई उम्मीदवारों ने कहा, कई सांसदों ने कहा। पर आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है बीजेपी और आरएसएस की ओर से संविधान बदलो का नारा जो हम सुन रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ताओं से, ये पहली बार नहीं है। 1949 से ये मांग रही है आरएसएस की ओर से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मुख्य निर्माता थे संविधान का, इसको बदलने की जरूरत है। इसके पहले मैं आपको संविधान सभा की बैठक जब हुई थी 25 नवंबर 1949, आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा अपनाया गया। इसीलिए आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पर उस एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया था, जब मसौदे के बारे में बातचीत हो रही थी। और अंतिम भाषण उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का था। और मैं उस भाषण का कुछ 4 या 5 लाइन में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इससे यह साफ हो जाता है
कि प्रधानमंत्री जो बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, ये कितना झूठ है और कितनी भयंकर तरीके से प्रधानमंत्री इतिहास को एक नया रूप देना चाहते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, ये वो अंग्रेजी में भाषण था, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान सभा भानुमति का कुंबा होती या बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ जिसमें एक काला पत्थर यहाँ और एक सफेद पत्थर वहां लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ न होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसमें इसकी कार्रवाई में व्यवस्था और अनुशासन पैदा किया। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यहां यह है, इसलिए सभा में संविधान के ड्राफ्ट को सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। द कांग्रेस पार्टी इज देयरफॉर एंटाइटल्ड to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly। ये थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के शब्द जो उन्होंने कहा था 25 नवंबर 1949 को। 5 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का प्रकाशन पब्लिकेशन है, उसमें एक लेख लिखा गया और मैं उस लेख के 3 या 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। 30 नवंबर 1949 को, यह अंग्रेजी में था, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और उसका अंग्रेजी का अनुवाद भी करूंगा। ये लंबा सा है मगर ये कॉपी भी आपको दे दूंगा। ये ऑर्गेनाइजर का है, ये कोई फेक डॉक्टर नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर का है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में बताए गए उनके कानून दुनिया की प्रशंसा पाते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि ऑर्गेनाइजर की आलोचना, आरएसएस की आलोचना थी कि ये संविधान मनुस्मृति के आधार पर नहीं बनाया गया है, ये बहुत प्रगतिशील संविधान है, मनुस्मृति के आधार पर नहीं बनाया गया है, मनुवादी सिद्धांतों, मनुवादी आदर्शों के खिलाफ है। ये 30 नवंबर 1949 ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है और ये आरएसएस की पत्रिका आज भी है, आप जानते हैं। बार बार ऑर्गेनाइजर में संविधान सभा की आलोचना हुई। तब के आरएसएस के अध्यक्ष गुरु गोलवालकर, जो कहते हैं आरएसएस के लोग एमएस गोलवालकर, उनका लेख हुआ और सब इन लेखों का मतलब एक ही था कि इस संविधान में मनुस्मृति का कोई जिक्र नहीं है, प्रेरणा मनुस्मृति से नहीं लिया गया है, इसीलिए इस संविधान को भारतीय संविधान कहना गलत होगा। ये हमेशा आरएसएस की टिप्पणी रही है और अंबेडकर
खास तौर से बाबा साहब अंबेडकर को निशाना बनाया गया था। बाद में 1960 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय, जो एक बड़े व्यक्ति हैं आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, उनसे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस संविधान की कड़ी आलोचना की। 1965 में उनका एक किताब छपा जो आज भी लोग आरएसएस में, बीजेपी में पढ़ते होंगे, और इस किताब की शुरुआत होती है कि संविधान का पहला अनुच्छेद, आपको याद होगा, संविधान का पहला अनुच्छेद जो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, हम इसके खिलाफ हैं। यानी कि पहले अनुच्छेद से ही दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे हैं ये हमारे लिए हम स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, हमें बहुत आपत्ति है इस अनुच्छेद से। वो ये मानकर चलते थे कि राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, हमारे देश में सिर्फ संघ की भूमिका होनी चाहिए। हालांकि संघ माने यूनियन होता है, पर आज साफ हो गया है संघ की भूमिका माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, यूनियन ऑफ इंडिया की नहीं। तो साथियों, ये इसीलिए राहुल जी बार बार अपने भाषणों में गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हमेशा ये किताब दिखाते हैं, क्योंकि उनका यही संदेशा है। 400 पार के पीछे राज ये है कि हमें संविधान बदलने का अधिकार दो, संविधान बदलने का हक दो, और ये संविधान के जो मूल सिद्धांत है, पंथ निरपेक्षता, आरएसएस और बीजेपी इसके खिलाफ है, सामाजिक न्याय जो आरक्षण पर केंद्रित है उसके खिलाफ हमेशा रहा है।